हेलो यार, ये माइक मेरे टाइम तो चलता नहीं है, मुर्तज़ा सर की तो इतनी तेज तेज आवाज़ आती है इसमें। हर एक चीज़ मेरे से बदला लेने में लगी रहती है, पता नहीं किस चीज़ का। हेलो सुनो, अरे कल की क्लास में हम लोगों ने शेड्यूल 3 की बात करी थी। किसकी बात करी थी? मैंने आप लोगों को बताया था शेड्यूल 1 में वो ट्रांजेक्शन आते हैं प्रोहिबिटेड है, आरसीबी दिल, याद है? पूरा याद रहना चाहिए, साइड में हटा दो। शेड्यूल 2 में उन ट्रांजेक्शन्स की बात करी जिसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इसमें कोई अमाउंट की तो लिमिट थी नहीं, तो इसी तरह तो इजीली याद हो जाएगा। बस इसमें तो हमें मिनिस्ट्री याद रखनी है। कल्चरल के अंदर एचआरडी मिनिस्ट्री थी। बाकी टेलीफोन वगैरह के लिए अगर हम लोग कोई टीवी चैनल यहाँ पे दिखाते हैं उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की यहाँ सर्विस लेते हैं तो उसके लिए अप्रूवल। फॉरेन वेसल यूज़ करते हैं उसका फ्रेट देते हैं, ठीक है। डिटेंशन चार्जेस अगर लिमिट के बियॉन्ड देते हैं। और एडवर्टीजमेंट याद रखना है, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू। इंडिविजुअल देता है तो उसके लिए कोई जिक्र, वो तो दे सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू देती है तो उसमें दो बातें हो जाएंगी। अगर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, एफडीआई को प्रमोट करने के लिए तो नो लिमिट। अदर देन दैट अप टू $10,000 अलाउड। एक्सीड करता है $10,000 का तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना। फाइनेंस ही था ना, इसमें पैसा आ जाएगा तो फाइनेंस ही होगा। और बाकी जहाँ फ्रेट व्रेट की या इनकी बात हो रही है तो वहाँ पे आएगा आपका सरफेस डिपार्टमेंट, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड रेलवेज में मर्ज हो चुका है, नितिन गडकरी, ठीक है। इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सब बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर शेड्यूल 3 की बात करी हम लोगों ने, बराबर याद रखना सारी चीज़ें। शेड्यूल 3 में ट्रांजेक्शन कौन से आते हैं? गिफ्ट देना है, डोनेशन देना है, बाहर घूमने जाना है, मेडिकल के लिए, इमिग्रेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इन पर्पस के लिए अगर आप जाते हो तो आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। अरे 2.5 लाख तक की लिमिट है, 2.5 लाख तक आपको कोई अप्रूवल। लेकिन अगर आप US डॉलर 2.5 लाख से ज्यादा खर्च करते हो इन पर्पस में, इंडिविजुअली और क्यूमुलेटिवली, अरे क्यूमुलेटिवली, इंडिविजुअली नहीं, क्यूमुलेटिवली मतलब आपने गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया, बाहर घूमने गए, पढ़ने गए, सब मिल मुला के साल भर की लिमिट कितनी है? $2.5 लाख। हर पर्पस के लिए 2.5 लाख अलग अलग। 2.5 लाख से ऊपर भी आप अलाउड है अगर आप आरबीआई का अप्रूवल लेते हो। 3 केस में तो अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो एजुकेशन, अगर बाहर आप पढ़ने जाते हो, मेडिकल और इमिग्रेशन, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये कहता तो है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फॉर्म वॉर्म भरने पड़ते हैं इसके लिए, ठीक है। ऐसे बिना मतलब के थोड़ी मैं बोलूँगा मैं हार्वर्ड में जा रहा हूँ, ठीक है, वो मान लेंगे जा रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे फिर मेरे को अप्रूवल मिलेगा। तो अप्रूवल, ये कहते हैं अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस लाइन को गलत मानता हूँ। अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, अप्रूवल इजीली मिल जाएगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना कि मैं इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे US डॉलर 2.5 लाख से ज़्यादा विड्रॉ करने की परमिशन है। फिर एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था अपन लोगों ने रेसिडेंट का, क्या कि अगर कोई बंदा इंडिया में आता है काम करने, ही इज़ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट। नॉट परमानेंट मतलब 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं, नॉट मोर देन 3 ईयर्स। वो इंडिया में आता है काम करने के लिए, तो वो या भले इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है, बट आया अभी इंडिया में, एक्सेप्ट पाकिस्तान। अगर वो इंडिया में आया काम करने के लिए तो जितनी भी उसकी नेट सैलरी है वो पूरी रेमिट कर सकता है, वो भले 2.5 लाख से ज़्यादा भी हो। कल मैंने ये भी बताया था कि एक्सेप्शन बहुत कम केस में लगेगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ $2.5 लाख की ईयरली सैलरी होना वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं 2.5 लाख को 80 से करूँ अगर, तो 2 करोड़ तो ऐसे ही हो जाता है। तो 2 करोड़ कमाएगा वो बाहर से यहाँ आकर, तो वो वैसे भी फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। 2 करोड़ से ज़्यादा में वो 2 करोड़ से ज़्यादा भी कर सकता है अगर वो कौन है? रेसिडेंट बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट। कौन है वो? ये सब बातें मैं कल कर चुका। फिर मैंने आप लोगों को बताया था ये शेड्यूल 3 किसका था? इंडिविजुअल का। अब कल हम बात कर रहे थे अदर देन इंडिविजुअल, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट की बात करी थी हमने। सुनो, अभी तक के 3 तो मैंने आपको अच्छे से लर्न करवा दिए हैं। शेड्यूल 1 तो बिल्कुल ही अच्छे से होगा, जो प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 2 भी आपको काफ़ी याद होगा इन चीज़ों में। और शेड्यूल 3 में याद रखने का कुछ है ही नहीं। बाहर घूमने जा रहे हो, मेडिकल फेडिकल सबके लिए अलाउड है, बट 2.5 लाख याद रखना है। यहाँ थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ट्रांजेक्शन है जो अदर देन इंडिविजुअल करेगा। इंडिविजुअल नहीं, अदर देन इंडिविजुअल, मतलब HUF, फर्म, कंपनी, ये लोग। तो ये लोगों के लिए ट्रांजेक्शन अलाउड है विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI, अगर ये एक्सेप्टेबल लिमिट में है तो यहाँ आपको प्लीज़ लिमिट याद रखनी पड़ेगी। यहाँ आपका रोल 80% होगा, मेरा रोल 20% होगा।
क्योंकि किसी वर्ड को याद करने के तो न्यूमेरिक भी बन सकते हैं, लिमिट तो आपको ही याद रखनी पड़ेगी। कहीं लिमिट 1 करोड़ है तो कहीं 10 लाख है, कहीं 25,000 है तो कहीं 1% है, और इन लिमिट पे से ऑब्जेक्टिव बनेगा, 100% बनेगा। तो ये लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर बोल रहा हूँ यहाँ से मेरा रोल 20 है, आपका 80 है, ये लिमिट आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, फॉलोइंग रेमिटेंस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कौन बचा? HUF, कंपनी, फर्म, दे रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल, उनको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। वहां तो क्या एक क्यूमुलेटिवली 2.5 लाख दे दी, यहाँ सबकी अलग अलग है, यहाँ अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर ये एक्सीड करते हैं इन लिमिट से। तो सुन ले लक्ष्य, इन लिमिट से। तो अगर मैं कहीं पे पढ़ाऊंगा 1 करोड़ की लिमिट है तो 1 करोड़ तक अप्रूवल रिक्वायर्ड, उसके ऊपर रिक्वायर्ड। मैं कराऊंगा 10 लाख तक अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है तो 10 लाख के ऊपर रिक्वायर्ड है। तो ये पूरा बोल्ड कर रखा है, इंडिविजुअल शेल रिक्वायर अप्रूवल इफ, कब अप्रूवल रिक्वायर्ड है? पहला, अगर आप डोनेशन देते हो, इसकी बात कल हो गई थी, किसके लिए? एजुकेशन पर्पस के लिए। कितना डोनेशन देते हो? जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज से अर्निंग हुई है उसका 1% और 5 लाख, 50 लाख, विच एवर इज लोअर। 1% और 50 लाख, विच एवर इज लोअर। और आप डोनेशन देते किस चीज के लिए हो? 3 चीज के लिए। एक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चेयर क्रिएट करना, मतलब एक तरीके से ट्रस्टीशिप लेना वहां पर, ठीक है, और कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना जिस फील्ड में आप भी हो, ये भी याद रखना। कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन फील्ड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ डोनर कंपनी, मतलब मैं जिस फील्ड में हूं, जैसे कि अगर मान लो मैं फर्नीचर बनाता हूं, फैब्रिकेशन का काम है, और कोई इंस्टीट्यूट है वहां पे जो इसकी ट्रेनिंग देता है बच्चों को, तो मैं उसके लिए डोनेशन दे रहा हूं। और ये सब आप फॉरेन में दे रहे हो डोनेशन, तो ही फेमा लग रहा है। इंडिया में तो जितना देना हो दो, कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। या फिर आप डोनेशन देते हो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो ये डोनेशन की लिमिट है कितनी? 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और $50 लाख, विच एवर इज लोअर। अब दूसरा, कमीशन। अगर मैं कमीशन दे रहा हूं, अभी मैं क्या दे रहा था? डोनेशन, अब मैं क्या दे रहा हूं? कमीशन। पहले तो एक बात याद रखो, इंडिविजुअल में जिन पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज यूज किया जाता है, अदर देन इंडिविजुअल में पर्पसेस चेंज हो जाएंगे। जैसे इंडिविजुअल घूमने जाता है, इंडिविजुअल टूरिज्म के लिए जाता है, इंडिविजुअल एजुकेशन, इंडिविजुअल जाता है इमिग्रेशन के लिए, इंडिविजुअल जाता है मेडिकल के लिए। अदर देन इंडिविजुअल में पर्पस बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। वो इन चीजों के लिए फॉरेन एक्सचेंज मांगेंगे भी नहीं, वो तो कुछ और चीजों के लिए मांगेंगे, तो उनकी लिमिट उनके हिसाब से बनाई गई है। यहां पे वो सब नहीं आएगा, यहां अलग चीजें आएंगी। तो यहां पहला आ गया डोनेशन, अब दूसरा आ गया कमीशन। कमीशन क्या? कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स। आप इंडिया के बाहर कोई रेसिडेंशियल फ्लैट्स, कमर्शियल फ्लैट्स, ये सब बिकवा रहे हो, आपने बना दी बिल्डिंग वहां पे, अब आपको वहां कौन जानता है? तो आप बिल्डर हो, तो आपने कहा भाई मेरे ये यहाँ पे बिकवा दे फ्लैट वगैरह, तेरे को कमीशन दूंगा मैं। तो कितना कमीशन दे सकते हो आप उसको? $25,000 और 5% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, विच एवर इज मोर। यहाँ पे विच एवर इज मोर है, विच एवर इज मोर। तो यहाँ पे कितना है? 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, जितना वो सेल करके फ्लैट बेच के इंडिया में आएगा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, उसका 5%, और 25,000 विच एवर इज मोर, इतना कमीशन आप दे सकते हो। इसके ऊपर देना है तो RBI का अप्रूवल लगेगा। इसके ऊपर देना है तो, जब ये टॉपिक पूरा पढ़ा दूं ना मैं, तो मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों से पूछना है, मुझे याद दिलाना, ठीक है? ये पूरा टॉपिक होने के बाद। ये हो गया, कितना है ये? लिमिट है, लिमिट याद रखनी है। वहां पे कितनी थी? 1%, 50 लाख डोनेशन देने के लिए। लेकिन डोनेशन भी सिर्फ किसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको नहीं। दूसरा क्या है? कमीशन। कमीशन भी किस पे? रेसिडेंशियल फ्लैट्स। अगर आप इंडिया के बाहर कोई फ्लैट बना के बेचते हो, उसके ऊपर आपको कमीशन देना, तो कितना दे सकते हो? 10% ऑफ 5%। क्या? एक मिनट रुक जाना, इसको चेक करने देना मुझे, क्योंकि अगर मैं इंडिया में दे रहा हूं तो US डॉलर में देने की क्या जरूरत है? फिर ये शायद बाहर ही होगा, क्योंकि 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस भी है, क्योंकि वहां से मेरे पास इनवर्ड रेमिटेंस आ रहा है। तो जब मैं इंडिया में ही बेच रहा हूं तो इनवर्ड रेमिटेंस कहां से आएगा? समझे? इनवर्ड रेमिटेंस मतलब क्या? डॉलर में पैसा आ रहा है। और अगर कमर्शियल प्लॉट इंडिया में बेच रहा हूं
तो इनवर्ड रेमिटेंस कहाँ से आएगा? वो तो पैसे रुपीज में देगा। जैसे अगर मैंने यहाँ किसी को प्लॉट बेचा तो रुपए में पेमेंट करेगा, डॉलर में थोड़ी करेगा। बाहर बेचा होगा तभी तो डॉलर में करेगा इसको। हाँ, एजेंट भी अब्रॉड ही है, तो ये शायद मिसप्रिंट है कुछ, ठीक है। इसको फिर भी मैं कल क्लियर कर लूंगा, बट 99% तो बाहर का ही है, क्योंकि फेमा ही तब लगेगा जब, ठीक है, यहाँ इंडिया में देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे, अगर मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी देता हूं, और कंसल्टेंसी सर्विसेज मैंने बाहर से लिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज मैंने बाहर से लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अब वो कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैं कितना दे सकता हूं मैक्सिमम? देखो कितना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट। यूएस डॉलर कितना हो गया? 3 और 3 6 और 1 7 0 हो गए, 1 करोड़। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा किसी और चीज की कंसल्टेंसी है तो 10 लाख यूएस डॉलर। ये याद रह जाएगा इजीली। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना है? 1 करोड़। और अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और चीज की कंसल्टेंसी लेनी है, जैसे कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट मुझे यहाँ चलाना है, उसके लिए कंसल्टेंसी तो किसी भी चीज की ली जा सकती है। तो कोई भी कंसल्टेंसी है उसके लिए कितना है? 10 लाख। और इंफ्रा के लिए है तो 1 करोड़ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कहां से लिए? देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, आउटसाइड इंडिया, बाहर वाले बंदे से कंसल्टेंसी लिए, और बाहर वाला बंदा तो डॉलर में लेगा, तो कितना डॉलर ले सकता हूं मैं, दे सकता हूं उसको मैं? 1 करोड़ या 10 लाख। 1 करोड़ किस में? इंफ्रा में, और बाकी किसी में 10 लाख। ये लिमिट्स याद हो जानी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वही है जो सेक्शन इसमें दे रखा है। हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। रोड बनाना, रेलवे बनाना, ब्रिज बनाना, कैनाल बनाना, डैम बनाना, ये सब किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। लास्ट, फोर्थ, पहला किसका था? गिफ्ट एंड डोनेशन। दूसरा किसका था? कमीशन। तीसरा किसका था? कंसल्टेंसी सर्विसेज। तीसरा किसका था? एक सवाल पूछना है, वो याद रखना। लास्ट, अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेकर आ रहा हूं, एक्सीडिंग 5% इन्वेस्टमेंट ब्रॉड इनटू इंडिया और यूएस डॉलर 1 लाख व्हिचएवर इज हायर बाय एन एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा किसका? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। किसका हो गया? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। देखो, मैं बाहर गया और बाहर वाले बंदे को मैंने कहा कि भैया आप इंडिया में आओ, इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है, आप इंडिया में आओ। वो मेरे कहने पर बाहर से इंडिया आया, ठीक है। अब उसके लिए मैं उसको कोई रेमिटेंस दे रहा हूँ, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेकर आया, मतलब कोई एजेंट ही हो गया, वो इंडिया में मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट लेकर आया। तो मैंने उसको कहा कि भैया तू इन्वेस्टमेंट लेकर आया है तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा। ये भी कमीशन ही एक तरीके से, लेकिन मैं कितना दे सकता हूँ? जितना इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में लेकर आया उसका 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। और ये जो भी कमीशन आप दोगे, ये एंटिटी खुलने के बाद दोगे, तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट माना जाएगा। किसका पार्ट माना जाएगा? क्योंकि कंपनी, मैंने उसको कहा कि भैया तू इंडिया में आके कोई सेटअप डाल, सेटअप डाला उसने मेरे कहने पर, और सेटअप डाला तो मैंने उसे कहा कमीशन देना है। तो कितना कमीशन दे सकता हूं? मैक्सिमम 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो वो इंडिया में लेकर आया, और 1 लाख यूएस डॉलर, ठीक है। तो 4 केसेस हमने पढ़े, गिफ्ट और डोनेशन देने का, दूसरा कमीशन देने का, कमीशन किस पे? रेसिडेंशियल फ्लैट सेल करने पे, तीसरा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और चौथा कमीशन देने का। ये भी कमीशन ही है, लेकिन ये कमीशन किसके ऊपर है? ऑन एफडीआई। ऐसे याद रखो इसको, ऑन, क्योंकि वो इंडिया में एफडीआई लेकर आया। क्या लेकर आया? इंडिया में एफडीआई लेकर आया। तो कितना कमीशन दे सकता हूं? 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर। यहां पे विच एवर का नहीं था, ये इजीली याद हो जाएगा 100%। इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 करोड़ और बाकी में 10 लाख। यहां विच एवर इसका नहीं है। यहां रेसिडेंशियल प्लॉट पे यूएस डॉलर 25,000 और 5%। यहां भी विच एवर इज हायर है, नीचे भी विच एवर इज हायर था, ऊपर विच एवर इज लोअर है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 1% और 50 लाख यूएस डॉलर विच एवर इज लोअर, गिफ्ट और डोनेशन में। हो गया है पूरा। अब आज हम इसको समाप्त कर लेंगे। ये सब सेक्शन 5 में चल रहा है। कौन से ट्रांजेक्शन है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। कौन से? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पहले बेसिक समझाया, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बेसिक समझाया। जब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन समझा तो कैपिटल समझाना ही पड़ता है, तो पहले कैपिटल समझाया, फिर क्या समझाया? करंट समझाया। ये सारे वो ट्रांजेक्शन है जिससे मेरी एसेट और लायबिलिटी इंडिया में ऑल्टर नहीं हो रही, और सामने वाले की एसेट और लायबिलिटी, मेरी एसेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑल्टर नहीं हो रही, और सामने वाले की एसेट और लायबिलिटी इंडिया में ऑल्टर नहीं हो रही, तभी वो करंट अकाउंट है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट के लिए जो जो ट्रांजेक्शन अलाउड थे वो मैंने शेड्यूल 3 में पढ़े या शेड्यूल 2 में पढ़े, और जो बिल्कुल अलाउड नहीं थे वो शेड्यूल
1 में पढ़े। जो इंडिविजुअल के लिए थे वो शेड्यूल 3 2 हिस्सों में बट गया। फॉर इंडिविजुअल शेड्यूल 3, अदर देन इंडिविजुअल वो भी शेड्यूल 3। ये जो पढ़ा है ना ये भी किस में था? शेड्यूल 3 में था, बट ये अदर देन इंडिविजुअल था और वो इंडिविजुअल के लिए था। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब देना मुझे, इंपॉर्टेंट सवाल। सिद्धार्थ, ये 4 ट्रांजैक्शन की बात करी मैंने अभी, कंसल्टेंसी, कमीशन, डोनेशन और कमीशन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट्स। इनकी ही बात क्यों करी मैंने? इनके लिए लिमिट है। अब इनके अलावा भी मैं बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता होऊंगा, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है क्या? क्वेश्चन रिपीट करूं, इंडिविजुअल के लिए मुझे बताया गया इन पर्पस के लिए पैसा निकालो। कितना निकालो? 2.5 लाख। ऊपर निकालते हो तो आरबीआई का अप्रूवल लो। अदर देन इंडिविजुअल के लिए सिर्फ 4 ही चीजें बताई गई और खत्म हो गया ये। अब यहां से तो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, कोई नई चीज स्टार्ट हो गई। अब इन 4 के अलावा अगर मुझे पैसा चाहिए और मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं HUF हूं, मैं फर्म हूं, मैं कंपनी हूं, मैं कुछ भी हूं, मैं मुझे चाहिए पैसा, तो यहां लिखा हुआ नहीं है, तो क्या मानूं इसका मतलब वो पैसा मिल जाएगा मुझे? वेरी गुड। अब जितने भी ट्रांजैक्शन बच गए, क्योंकि करंट अकाउंट को बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बच्चों, लिख लिख के पागल हो जाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आया नहीं यहां पे कहीं। सबसे बड़ा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो जो नहीं आया वो फ्रीली अलाउड है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस, ये बात अब यहां लिखी हुई है। इफ ट्रांजैक्शन इज नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द 3 शेड्यूल्स, अगर कोई ट्रांजैक्शन इन 3 शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ तो इट कैन बी अंडरटेकन, विदाउट एनी अप्रूवल, रेस्ट्रिक्शन और लिमिट्स। कोई लिमिट विमिट भी, समझ गए? तो जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अब बच गए वो सब फ्रीली अलाउड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 चीज और सुन लो। जिसको बार बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो उसको डॉलर चाहिए होता है। अब जिसका बाहर बार बार आने जाने का भी काम है उसको भी डॉलर चाहिए होता है। तो वैसे तो आपने 2.5 लाख की लिमिट दे रखी है, उसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन 2.5 लाख भी कहीं से लेना पड़ेगा ना, तो उसके लिए फॉर्म वॉर्म भरने पड़ते हैं। तो आरबीआई ने कहा 2 अकाउंट खुला लो, एक RFC अकाउंट होता है, एक ESC अकाउंट होता है। ये अकाउंट खुलाने के बाद आप जैसे जैसे पैसे जमा कराओगे ना, वो अपने आप डॉलर में कन्वर्ट होते जाएंगे उस रेट के हिसाब से, और आपको फ्रीली डॉलर मिलता रहेगा। बार बार फॉर्म भरना, अप्रूवल लेना, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये अकाउंट इतनी आसानी से खुलते नहीं है। इसके लिए पहले आपका पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किया जाता है, देखा जाता है कि आप कितना इंपोर्ट करते हो, कितना एक्सपोर्ट करते हो, आपको फॉरेन करेंसी की कितनी बार साल में ज़रूरत पड़ती है, कितना एम्पायर आपका फैला हुआ है। ये सब देखकर आपका ये एक स्पेशल VIP अकाउंट खोल दिया जाता है। एक बार ये VIP अकाउंट आपका खुल गया तो डॉलर लेने में, देने में आपको कोई तरह की कोई दुविधाएं नहीं होंगी। फ्रीली आपको जितने ट्रांजेक्शन करने हैं करो। लेकिन ये अकाउंट खुलना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन याद रखना, एग्जाम में आ जाए कि किसी बंदे का ये अकाउंट खुला हुआ है तो उसके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, फिर उसको जितना लेना है ले, कोई अप्रूवल फप्रूवल नहीं है। लेकिन ये अकाउंट इतनी आसानी से खुलते नहीं है। देखो, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड वेयर एनी रेमिटेंस हैज टू बी मेड फॉर ट्रांजेक्शन लिस्टेड इन 2 और 3। 1 तो प्रोहिबिटेड है, तो 2 और 3 में जितने भी ट्रांजेक्शन है सब फ्रीली कर सकते हो, लिमिट के बियॉन्ड भी कर सकते हो अगर आपने क्या खोल रखा है, रेसिडेंट फॉरेंसी अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? RFC अकाउंट, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है। लेकिन अभी जैसे 2.5 लाख से ऊपर है तो ऊपर बोला है 2.5 लाख के ऊपर अप्रूवल है, लेकिन RFC अकाउंट खुला हुआ है तो अप्रूवल नहीं है, क्योंकि RFC अकाउंट खुलते वक्त ही अप्रूवल अपने आप मिल जाती है। वो अकाउंट खुलना अपने आप में अप्रूवल है। वो अकाउंट इतनी आसानी से तुम्हारा या मेरा तो खुलेगा भी नहीं। हमें तो जब भी डॉलर की जरूरत होगी हमें बैंक की लाइन में ही लगना पड़ेगा और हमें पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा हमें डॉलर क्यों चाहिए, फिर हमें डॉलर मिलेगा। लेकिन अगर मेरा RFC अकाउंट खुला हुआ है तो इट इटसेल्फ इज अप्रूवल, ये अपने आप में एक अप्रूवल है कि मैं फ्रीली सारे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकता हूं, मुझे बार बार धक्के खाने की जरूरत। इसी नेचर का एक अकाउंट और होता है, इसका ये नाम है EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट।
इफ एनी रेमिटेंस हैज टू बी मेड फॉर ट्रांजेक्शन लिस्टेड इन 2 और 3, ऊपर भी यही बोला था 2 और 3 में कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे अबव, ठीक है, तो किस में से करोगे, EEFC अकाउंट में, देन ऑल्सो नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं। लेकिन ये दो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए है। RFC वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा खुलता है, EEFC वाला अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई दूसरे पर्पज है उसके लिए खुलता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों अकाउंट में कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, मेरी लाइन याद रखना, क्योंकि ये अकाउंट खुलना इटसेल्फ इज अप्रूवल, ये अकाउंट खुलना ही अपने आप में क्या है, अप्रूवल है। इतनी आसानी से खुलते हैं। अब ये अकाउंट एक बार खुल गए तो आप कितना भी फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। यहां तक एकदम क्लियर है आपको। RFC EEFC नाम याद रखोगे, RFC EEFC, सब कुछ रामायण किस में चल रही है, ये सेक्शन 5 में, जिसका क्या नाम है, करंट अकाउंट। क्या नाम है, करेक्ट। अब इसका EEFC अकाउंट का मैंने तुम्हें बता ही दिया, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होता है ज्यादातर, ये बाकियों के लिए होता है, ठीक है। अब EEFC अकाउंट में आपको कोई भी पेमेंट करनी है, ठीक है, तो यहां पे बोला गया है, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन हो गया, इफ पेमेंट हैज टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, इवन अगर आप EEFC से करोगे तो भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है। एक तो वो एलाइड ग्रुप की पेमेंट करोगे, क्लब की, PNI क्लब की, कौन सा था इसका नाम मैंने बताया था, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। क्या होता है ये, किसके लिए खुलता है ये, जो लोग शिप विप से माल मंगाते हैं, उनमें जो शिप में लोग काम करते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस होता है ये। और ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, इंडिया का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का एक क्यूमुलेटिवली इंश्योरेंस होता है, उसकी प्रीमियम भरते हैं हम लोग। और ये कंपनी में, ये एलाइड ग्रुप है बहुत बड़ा, इसमें आप प्रीमियम भरते हो, तो इसके लिए आपको कोई पेमेंट करनी है तो अप्रूवल रिक्वायर्ड है। और एक जो अपन ने रेसिडेंशियल प्लॉट्स की बात हो रही थी, उसके अंदर भी कमीशन देना है तो पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दो चीजों में क्यों इन्होंने अप्रूवल रिक्वायर्ड किया अकाउंट खुलने के बाद भी, तो जैसे उस दिन मैंने कहा था कि कोई ऐसी चीजें हुई होती है जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं। हो सकता है इन चीजों में सरकार को एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत लगी होगी। जैसे मैं तुम्हारा कोई टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है, अब मैंने वर्षा को बोला कि एक गर्ल्स एक बॉयज बिठाना इधर और ये पूरा टेस्ट का डेकोरम ऐसे रखना, लेकिन नवलीन और पलक को साथ में मत बिठाना, ये खास ध्यान रखना। तो मतलब मैंने ये बोला है तो इसके पीछे मैंने कुछ ऐसा देखा होगा कि जिसकी वजह से मैंने पूरे के लिए तो एक बेंचमार्क रखे, लेकिन इनके लिए मैंने कुछ अलग बेंचमार्क रखे, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से मैंने ऐसा कहा है। तो हमने कहा कि कोई भी ट्रांजैक्शन करो अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये दो तरह के ट्रांजैक्शन करो, EEFC से भी करो तो भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है। मतलब इन दो जगहों पे कुछ धांधलियां RBI को नजर आई होगी और जिसके लिए RBI को लगाओगे नहीं 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 ये करो, तो पहले तुम्हें मुझसे पूछना ही पड़ेगा, तभी हम आपको अप्रूवल देंगे। वो दो कौन सी चीजें हैं, एक तो PNI क्लब की मेंबरशिप की पेमेंट और एक रेसिडेंशियल प्लॉट्स के कमीशन की पेमेंट। और कमीशन की लिमिट हमेशा याद रखना, कितनी लिमिट है, $25,000 और 5% विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। समझ गए बराबर। बाहर घूमने जाते हुए कल बता दिया था, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लेके जाओ, कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड से जितनी पेमेंट करोगे सब अलाउड है, लेकिन 2.5 लाख की लिमिट तो हमेशा लगेगी ही सही, ऐसा थोड़ी ये 2.5 लाख के ऊपर होगा। इफ पर्सन इज ऑन अ विजिट टू अब्रॉड ही कैन इंकर एक्सपेंडिचर स्टेटेड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जितने भी खर्चे वो कर सकता है इफ ही इंकर थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। अभी हम दुबई गए थे, वो नियो का लेके गए थे, बहुत बढ़िया कार्ड था वो, ठीक है, सुना है तुमने नियो का क्रेडिट कार्ड, शानदार कार्ड है वो। क्यों शानदार है, हम लोग यहाँ से दुबई फोकट में चले गए, मतलब मुंह उठा के ऐसे ही। उस कार्ड की लिमिट भी बहुत बढ़िया थी, ठीक है, हमारे पास पैसे थे लेकिन इंडियन करेंसी थी। अब हम एयरपोर्ट पे गए, थोड़ा सा दिरहम हमने ले लिया बस वहाँ से, जितना हमें रिक्वायर्ड था। बाकी फिर मेरा तो भाई था तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर वो वहाँ पे भी नहीं होता तो भी मुझे वो कार्ड से काफ़ी हेल्प, वो कार्ड हर जगह स्वैप हो रहा था। और कैसे हो रहा था कि अगर आज दिरहम का रेट 22.4 है तो 22.4 से हो रहा था। अब रात होते होते अगर 22.2 हो गया तो 22.2 कट रहे थे, और कट मेरे रुपीज में से रहे थे। पेमेंट में दिरहम में कर रहा था, लेकिन अभी मैंने कोई चीज खरीदी 1 दिरहम की और वो 25 रुपए की है, 1 दिरहम का रेट अभी 25 है, तो मेरे अकाउंट से 25 रुपए का मैसेज आ रहा था मुझे। और अगर वही रेट 24 रुपए हो गई तो मेरे अकाउंट से 24 रुपए का, कट दिरहम में रहे थे और पेमेंट रुपीज में हो रही थी, और एकदम एक्यूरेट। मतलब अगर मैं उसे एक्सचेंज कराने जाता तो भी बैंक का कमीशन देना पड़ता, कि अगर 25 रुपए रेट है तो मुझे 25 रुपए 20 पैसे देने पड़ते, ऐसा कमीशन भी होता है, वो मेरा तो वो भी बच गया।
तो कभी भी बाहर घूमने जाओ तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ज़रूर यूज़ करना। इसमें एक नियो का है, 2-3 और अभी आए हैं, बेस्ट फैसिलिटी है और कोई अप्रूवल का भी झंझट नहीं है। ये कार्ड लो, इससे जितनी पेमेंट करनी हो करो, कार्ड वहाँ स्वाइप करोगे, पेमेंट रुपीज़ में कटेगा। और वो भी नहीं कटवाना तो ये कार्ड एक लिमिट भी देता है कि जितनी पेमेंट करनी हो करो। अगर आप वहाँ घूमने गए हो 1.5 लाख का बिल बना तो यहाँ आकर, जैसे क्रेडिट कार्ड में 50 दिन बाद पेमेंट करनी होती है, यहाँ आके 50 दिन बाद 1.5 लाख रुपए दे दो, अभी हाथों हाथ भी देने की जरूरत नहीं, ये भी फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हो तो अप्रूवल वगैरह रिक्वायर्ड, लेकिन लिमिट याद रखना 2.5 लाख की लिमिट तो हमेशा रहेगी। हाँ कुछ पूछ रहे थे अभी? हाँ बेटा, हाँ बेटा। सोच के करना चाहिए था। देखो ये कह रहा है भाई, अरे भाई कह रहे हैं कि हम हम बाहर घूमने गए, डॉलर खर्च करते गए, 2.5 लाख से ज़्यादा हो गए, अब हम अभी भी बाहर ही हैं, तो हम अप्रूवल कैसे लेकर आएंगे? पहली बात तो आप बाहर हो तो वहाँ पे डॉलर लेने के लिए अप्रूवल चाहिए ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो डॉलर मिल ही रहा है ना आपको। कि रुपया दे रहे हो, डॉलर मिल रहा है, और आप खर्च कर रहे हो तो रुपया है अभी आपके पास, तो लेते ही रहो, वहाँ से ले रहे हो डॉलर। अप्रूवल तो तब लगेगी जब आरबीआई के पास ड्रॉ करने आओगे, और जब आरबीआई के पास ड्रॉ करने आओगे तो वो टोटल करके कैलकुलेट कर ही लेगा कि 2.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है, अभी क्यों चाहिए इतना, तो बोलेगी इस पर्पस के लिए चाहिए। उनको लगेगा पर्पस सही है, दे देगा 3 लाख, नहीं है नहीं 2.5 लो। तो वहां अगर जो सिचुएशन तू बता रहा है कि वहां घूमते घूमते खर्च हो गए, तो घूमते घूमते और ले ले, पैसे है तो वहां अप्रूवल की जरूरत है भी नहीं, अप्रूवल की जरूरत तो इंडिया में है। ठीक है, और कुछ? हाँ क्या रह गया बेटा? तीन है मतलब, सॉरी, ये एक्सेप्शन कितने हैं? 3 है, 3 जगहों पर है। एक सुनो, एक P&I क्लब के है, एक वो एजेंट वाला है, कमर्शियल प्लॉट वाला, और एक जो आपको मैंने बताया है इन्वेस्टमेंट। अगर कोई सामने वाला इन्वेस्टमेंट लेकर आता है तो आप उसको कमीशन देते हो 5% वाला। ये तीनों केस में आपको अप्रूवल चाहिए, इवन दो आपने पेमेंट EECS अकाउंट से करी है तो भी आपको इनमें अप्रूवल पहले प्रायर लेना पड़ेगा। हाँ सब में वही है, इसमें भी 25,000 ही है। नहीं 1 ही, ये 1 लाख है। 10 लाख उधर थी कंसल्टेंसी में, किधर थी? नेक्स्ट, ये क्रेडिट कार्ड हो गया। ये LRS स्कीम क्यों इसने यहां दी? यही तो है, ये जो 2.5 लाख की लिमिट दी गई है, ये है ही क्या? LRS स्कीम ही है। कल क्या बताई थी स्टोरी कि पहले बार बार कोई भी चीज के लिए फॉर्म भरने पड़ते थे डॉलर निकालने के लिए। इन्होंने कहा एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक डॉलर तो ले लो तुम, तो वो 2.5 लाख की लिमिट आई। उसी स्कीम का नाम LRS है, तो ये बात तो इसको ऊपर बतानी चाहिए थी, पढ़ लो फिर भी। अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS स्कीम में ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर आर अलाउड टू फ्रीली ड्रॉ 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। आप 2.5 लाख डॉलर तक तो आराम से उठा, ये इसी स्कीम का ही नाम है, LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ऊपर जो पढ़ा रहा था वो इसी स्कीम के तहत पढ़ा रहा था, तो ये बात यहाँ लिखने का कोई सेंस नहीं, ये ऊपर का ही है। ठीक है, अब और वो कॉम्बिनेशन में दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? कॉम्बिनेशन में, जितना आपको दिया गया है। और रेमिटर अगर माइनर है तो माइनर अगर ले रहा है 2.5 लाख डॉलर तो उसके गार्जियन के साइन लगेंगे। किसके साइन लगेंगे? और ये स्कीम पार्टनरशिप फॉर्म, HUF और ट्रस्टीज पे अप्लाई, क्योंकि ये स्कीम में हमने किसके लिए पैसा दिया था? इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल कहाँ जाएगा घूमने? मेडिकल में, एजुकेशन, इमिग्रेशन, रोज रिवाइज कराता हूँ, ये सब पर्पस HUF लेगा क्या? इन पर्पस के लिए फॉर्म लेगी। तो ये तो देखकर डिजाइन किया गया है। ये स्कीम सिर्फ किसके लिए है? बाकियों के लिए कोई स्कीम उन्हें हमेशा अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो शेड्यूल 1, 2, 3 में कहीं भी आ रहे हैं तो 1 में तो मिलेगी ही नहीं, 2 और 3 में आ रहे हैं तो उसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन बच जाते हैं वो फ्रीली अलाउड है, वो फ्रीली अलाउड है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन वाली बात भी बता दी थी। रेमिटेंस अंडर द स्कीम कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स। जो भी फैमिली मेंबर है साथ में जा रहे हैं तो सबको अलग अलग 2.5 लाख की लिमिट एक साथ मिलेगी। सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल कंप्लाइंग विद टर्म, मतलब अगर कोई अलग जा रहा है,
मेरे 4 लोग अलग जा रहे हैं, वो एक अलग जा रहा है, मेरा भाई है उसका अलग एक बिजनेस है, वो अलग गया है, तो मेरी लिमिट उसमें से एडजस्ट, उसको अलग लिमिट मिलेगी, मुझे अलग मिलेगी। लेकिन मेरा भाई, मैं, मेरी मम्मी, हम सब साथ में ही जा रहे हैं, तो फिर हमें क्यूमुलेटिवली 2.5 लाख की लिमिट मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी। नहीं, अलग अलग नहीं, 2.5 में से कटेगी। पर्पस बताना पड़ेगा। अगर हम सब घूमने ही गए हैं तो घूमने की लिमिट क्यूमुलेटिव 2.5 लाख है। अब वो कोई बिजनेस पर्पस से गए हैं, मैं कोई अलग बिजनेस पर्पस से गया हूँ, तो फिर अलग मिल भी सकती है। ठीक है, घूमने फिरने जाओगे तुम लोग, सब अलग अलग घूमने जा रहे हो, सबकी क्यूमुलेटिव लिमिट है 2.5 लाख की। ठीक है, फैमिली मेंबर की एक साथ। चलो, क्लबिंग इज नॉट परमिटेड बाय अदर फैमिली मेंबर फॉर कैपिटल अकाउंट। वैसे भी यहाँ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात हो भी नहीं रही है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात तो कल करेंगे। सेक्शन 6 बंद कर दे भाई।